तो बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो रहा था मेरे और एक स्टूडेंट के बीच में, जिसने ये पूछा कि एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, फैक्टर पेमेंट होते हैं या फैक्टर इनकम होती है। लाइक ये दो टर्मिनोलॉजीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यूज करते हैं। मैंने कहा सिंपल है, मैंने कहा जो देगा वो पेमेंट है उसके लिए, जिसको मिलेगा उसके लिए इनकम है। वो भौचक्का रह गया, वो बोलता नहीं दोनों अलग अलग। मैंने कहा नहीं भाई, दोनों सेम है और दोनों लिटरली सेम है। मेरे को समझ में नहीं आता व्हाई टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दे आर क्वाइट सिंपल। मैं तुम्हें सिखाया कल के वीडियो में कि फर्म जो है उसको चाहिए, बता कहां, कॉलिन ये रही, मैंने बताया था इसको बनाने के लिए यू नीड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों चीजें चाहिए फर्म को। ये चारों चीजें मिल गई ये बनाने के लिए, ये आउटपुट बनाएगी ना फर्म। मिल गया फर्म को ये बनाने के लिए चीजें, फर्म उसके लिए क्या करेगी, फर्म हैव टू मेक पेमेंट। क्यों भाई मैं अंग्रेजी सही बोल रहा हूं, फर्म हैव टू मेक पेमेंट, फर्म हैज टू, हैज होगा ना, तो गलत क्यों बताता है तू, स्टूपिड पीपल्स। हाँ, फर्म हैज टू मेक पेमेंट्स, वो जो पेमेंट करे जाएंगे वो क्योंकि उसने आउटपुट बनाया उसके लिए पेमेंट्स है, मतलब फैक्टर पेमेंट हुए। तो फैक्टर पेमेंट है फर्म के किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए, मतलब फर्म के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखते हो तो वो फैक्टर पेमेंट है। भगवान जाने मैं कॉलम क्यों पकड़ा हूं। अगर फर्म पेमेंट कर रही है, आई एम सो सॉरी बेब्स अगर फर्म पेमेंट कर रही है तो वो फैक्टर पेमेंट है, और क्योंकि वो हाउस होल्ड को पैसा मिल रहा है, तुम पैसा रेंट का अर्न करोगे, नहीं तो रॉयल्टी का करोगे, नहीं तो तुम्हें सैलरी मिलेगी, नहीं तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो अगर एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट मिलेगा। यू आर हाउस होल्ड, सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इट्स फैक्टर इनकम। कितना सिंपल है याद रखना। फर्म के पर्सपेक्टिव से इट्स अ फैक्टर पेमेंट, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से इट्स फैक्टर इनकम। किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है। अगर इतना भी पता होता तो ये सिंपल सा टॉपिक बहुत इजी था याद रखने के लिए। तो मेरे को किसी ने ना रियलिटी चेक देना चालू किया। जब मैंने पहला वीडियो डाला कल सुबह 10 बजे जब गया था, तो रियलिटी चेक जब मुझे मिला तो समझ में आया, ओ शिट मैंने तो आधा ही पढ़ाया था और शायद मैं इसको पूरा नहीं पढ़ा था। अगर मेरे को चैलेंज नहीं मिलता तो चैलेंज एक्सेप्टेड भाइयों। रेंट आता है, रॉयल्टी आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो सैलरी एंड वेजेस वाला फंडा मैंने तुम्हें समझा दिया है, एंड फाइनली आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे बहुत सारे सोल प्रोपराइटर से, सब्जी भाजी वाला हो गया, पानी पूरी वाला हो गया। कि तुम्हारे गुवाहाटी में क्या कहते हैं पानी पूरी को, फुलके, गप्पे, क्या कहते हैं, पानी पूरी कहते हैं। फिर तो बहुत बुरी बात है, कल्चर ही नहीं तुम्हारा। तुम्हारे क्या कहते हैं, गोल बाल मिठाई गोलगप्पे, पानी पूरी वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस है, किराने की दुकान है, ग्रोसरी स्टोर्स है, जो कि किसी बड़े फ्रेम सेट में नहीं फंसते या पढ़ पाते। उनका खुद का अपना एक अलग सी दुनिया है, उनकी वो मिक्स्ड इनकम है। कभी थोड़ा सा ठेला लगा के, मैंने मतलब एक आंटी को देखा था, मैं तो भौचक्का रह गया। मैं होली के टाइम पे गया था उनके यहाँ, तो हुआ क्या, मम्मी ने बोला बेटा ये टेलर के यहाँ डाला, कुछ कपड़े थे सिले विले थे, मेरे पजामे में नाड़ा लगना था शायद। तो मैं वहां गया और मैं मतलब वो आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस गया। बिकॉज मैं जैसे ही गया, मैं सही जगह पे उतरा था, लेकिन मैं देख रहा हूं बाहर रंग की पूरी वो दुकान बिछी हुई है, पिचकारियां लटकी हुई, सब कुछ। और मैं 2 मिनट के लिए लौटने लगा, लेकिन फिर मुझे पीछे आंटी जी चक्का घुमाते हुए दिखने लगी। मैं कहा चल तो वही रहा है, ये आंटी जी क्या कर रही है, तो समझ में आया जब मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी की क्या है। बेटा कमाने के लिए करना पड़ता है, क्या करें, त्योहारों में हमारी एक्चुअल कमाई होती है। That is what mixed income is. You cannot categorize them. What they are offering, land, labor, capital, entrepreneurship. ये चारों चीजें नहीं दे रहे वो। They are not perfect entrepreneurs. They are not giving their land. They are not going somewhere and doing the services. तो लेबर भी नहीं है, ना ही वो कहीं पैसा लगा रहे हैं। तो वो चारों पर्सपेक्टिव में फिट नहीं हो रहे, तब जाके तुम उन्हें क्या नाम देते हो, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने अपनी मम्मी को देखा यार, घी के लड्डू बनाती, क्या शानदार काजू बादाम के लड्डू। मतलब मैं तो चाहता हूँ 100 में, मतलब अपन चाहेंगे कि अपन बेचना चालू करें, है ना। तो वो चीजें जो है ना, वो क्या होता है, वो कहीं कैटेगराइज नहीं होती है, एंड दैट इज द रीजन उसको मिक्स्ड बोला जाता है। इट्स अ मिक्स्ड इनकम। दे कैन अर्न फ्रॉम एनी 2 to 3 थिंग्स, सबको मिला के वो मिक्स्ड इनकम कर लेते हैं। वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्होंने खुद को एम्प्लॉय करके रखा है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एट दैट लेवल, उस बड़े स्केल पे भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड तक पहुंचने वाले हैं, ऑल्दो मिड है बट एंड है। क्यों? क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तुम्हें पता होना चाहिए, ये 3 चीजों से बनता है। जो सैलरीज एंड वेजेस तुम्हें कैश में मिल रही है, यानी तुम्हारे हाथ में पैसा आ रहा है, ये याद रखना, कभी भी तुम्हें तुम्हारी पूरी सैलरी नहीं मिलती है। दैट मीन से फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 है, सो यू विल गेट नियर अबाउट 45,000 रुपीज जो तुम्हारे बैंक खाते में क्रेडिट की जाएगी। बाकी तुम्हारा पीएफ कट जाता है, और वो जो पीएफ कटता है तुम्हारा, वो यहां पे रहता है 5,000 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि भैया तुम्हारी टोटल सैलरी कितनी हुई, तो तुम जोड़ के ही बताओगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे कि आधी सैलरी बता दोगे। तो अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ना गिवन हो, ये दिया हो सैलरीज एंड वेजेस,
तो ये ढूंढ लियो जरा, है ना। भले ही उसके आगे इन कैश नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अगर सिर्फ सैलरीज एंड वेजेस दिया है तो वो कैश में ही होगा, लेकिन इसका बिछड़ा भाई यहां कहीं तुम्हारे पूरे क्वेश्चन में छुपा होगा और तुम इसको ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में किसी ने बिठाया ही नहीं बिठाया कि भैया ये सैलरीज एंड वेजेस के साथ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आता है। अगर ये अकेला दिया हुआ है क्वेश्चन में, ढूंढो ये कहां छुपा हुआ है, ये ऐसे ही छुपा रहेगा, इसको इसके साथ जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ गया। फिर इसका क्या, ये जनरली क्वेश्चंस में नहीं दिया रहता है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। काइंड का मतलब वही है, तुम्हें टूर ट्रिप पैकेज मिल गया, मतलब काइंड में तुम्हें कोई भी चीज मिल रही है, कोई गिफ्ट्स पर्क्स आइटम्स मिल गए तो वो काइंड हो जाता है। अगर है तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली सैलरीज एंड वेजेस के साथ ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, लेकिन जनरली इन दो का कॉम्बिनेशन चलता है, तब जाके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये ना मिले तो इन दो को जोड़ देना, तुम्हारा आंसर 100% सही होगा, और नहीं जोड़ोगे तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूं, है ना, मेरे पास कुछ है ही नहीं फिर करने को। फाइनली प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, अंत अनंत की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज समथिंग दैट यू हैव अर्नड आउट ऑफ योर बिजनेस। जो फर्म तुमने चलाई, एंटरप्रेन्योरशिप बन रहे थे ना, तुम एंटरप्रेन्योर बन रहे थे, बिजनेसमैन बन रहे थे। जी कॉलिन फिर से बेब्स ये तो जो ये कॉलिन था, ये आपने बेचा, इसको बेच के आपने कमाया मुनाफा। अब उस मुनाफे का क्या होगा? क्या वो मुनाफा ऐसे ही रखा रहेगा? ज्वलंत मुद्दा है। नहीं, ये कॉलिन को बेचने के बाद जो मुनाफा होगा, गिरना मत, वो मुनाफा जो है वो बटेगा इस तरीके से। सबसे पहले आप उससे कॉर्पोरेट टैक्स पे करोगे। मतलब मैंने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्यों लिखा? क्योंकि तुम्हारी बुक्स बड़ी चालाक है, कहीं पे तुम्हें कॉर्पोरेट टैक्स लिखा मिलेगा, ठीक है, कहीं पे तुम्हें इनकम टैक्स लिखा मिलेगा, कहीं पे तुम्हें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पूरा लिखा मिलेगा, और तुम्हारे दिमाग का भेजा फ्राई हो जाएगा कि क्या हो गया, ये तीन अलग अलग चीजें क्यों मिल रही है। देन आता है डिविडेंड। देखो क्या होता है, सुनो मेरी बात समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो मुट्ठी में पकड़ के नहीं बैठ जाएगी क्योंकि दिस इज प्रॉफिट, ये मेरी जान जिगरा भाई साहब है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर तुमने प्रॉफिट कमाया बीइंग अ कंपनी, वो प्रॉफिट के तीन टुकड़े होना पक्के होते हैं। मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में सीधे सीधे प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें क्वेश्चन में पता है क्या लिखा हुआ मिलेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कि रोटी का सबसे आखिरी टुकड़ा होता है, जो बचा हुआ होता है। कहने को उसको भी रोटी कह सकते हो, लेकिन होता वो रोटी का टुकड़ा ही है। तीर सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? कहने को तो वो रोटी है ना, लेकिन वो एंड पीस टुकड़ा बचा हुआ है। एग्जैक्टली मैं तुम्हें वही समझाना चाह रहा हूं कि रिटेन्ड अर्निंग वो लास्ट पीस है प्रॉफिट का, जो कि बच गया है, कंपनी के पास रखा हुआ है, एंड दैट टू कंपनी ने सोचा है कि कंपनी को रखना है, वरना कंपनी चाहती तो इसको भी बांट देती शेयर होल्डर्स के बीच में, रखो तो मुनाफा रखो, खाओ, खरीदो, कब सर्दी के कपड़े खरीदो गर्मियों में। तो हुआ क्या, प्रॉफिट अगर कंपनी को हुआ तो कंपनी ने सबसे पहले सरकार को टैक्स चुकाया, या तो कॉर्पोरेट टैक्स दिया होगा, या तो इनकम टैक्स दिया होगा, या तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दिया होगा, समझ जाना, पकड़ लेना, तो मैंने बता दिया। फिर अगर ये दे दिया, उसके बाद कंपनी के पास प्रॉफिट बचा, उसका क्या करेगी? कंपनी को करना है अपने शेयर होल्डर्स को खुश, जिन्होंने पैसा लगा रखा है कंपनी के अंदर, उनको खुश कैसे करेंगे? मुनाफा बांट के, प्रॉफिट बांट के। तो हमारा वो केमिकल टेबल क्या कहलाता था फिर से? पीरियोडिक टेबल। हमें भी पीरियोडिक टेबल बनाना है, और हमें प्रॉफिट को जब पब्लिक यानी शेयर होल्डर्स के बीच बांटते हैं तो कोई फैंसी नाम देना है। हमने उसको नाम दिया डिविडेंड, डी है लास्ट में, डिविडेंड। तो ये क्या है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। तो टोटल प्रॉफिट कमाया हमने, मान लो 50,000 रुपीज का एज अ कंपनी, और 50,000 में से हमने 10,000 का टैक्स भर दिया। उसके बाद हमारे पास जो 40,000 बचा, उसमें से हमने 30,000 का डिविडेंड बांट दिया शेयर होल्डर्स के बीच में, और फाइनली कंपनी के पास जो आखिर में पैसा बचा वो 10,000 का बचा। यानी क्वेश्चन में तुम्हें यह दिया रहेगा, और तुम्हें निकालना है कि बिजनेस ने टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तीनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी 10,000, 30,000, 10,000 को, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि कंपनी ने तो 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया था। ऐसे तुम प्रॉफिट निकालोगे अगर इनकेस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो। और पता है इतना इजी है ना, ये लास्ट की चीज याद रखना कि तुम सोच भी नहीं सकते थे, मैंने तुम्हारे दिमाग में इतना कंसेप्चुअली डाला है। नेट, क्योंकि इनकम कभी भी ग्रॉस नहीं हो सकती। कोई तुमसे पूछे तुम्हारी इनकम कितनी है, यू विल ऑलवेज बी श्योर कि कितना पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, वो ऑन पेपर होता है, इमेजिनरी फिगर नहीं होता है। सो इनकम कैन नेवर बी ग्रॉस। तो यानी अगर इनकम मेथड के थ्रू तुम्हारा जब भी आंसर आएगा नेशनल इनकम निकालते हुए, इनकम मेथड, इनकम कैन नेवर बी ग्रॉस। तुमसे कोई पूछे कितनी है, शायद 25,000, शायद 25 करोड़, ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो इनकम विल ऑलवेज बी नेट। नाउ क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक इकोनॉमी के बारे में बात की, भारत के बारे में बात की, जो भी बोला एक स्पेसिफिक एरिया लेके बात की, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज लेके, दैट मींस मैंने डोमेस्टिक बात की, मैंने इंटरनेशनली किसी को नहीं जोड़ा, दूसरे देशों को नहीं जोड़ा, मैंने तो सिर्फ भारत की बात की। तो मेरा आंसर जो आएगा वो डोमेस्टिक आएगा। प्रोडक्ट क्यों लिखा? बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू आउटपुट। अगर आउटपुट नहीं होता, मेरी डार्लिंग, अगर कॉल इन नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, यानी बेब्स।
तो अगर आउटपुट नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। दैट मींस विदाउट आउटपुट नथिंग इज पॉसिबल। दैट मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो फाइनल इनकम है ये मेरी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से है, डोमेस्टिक आउटपुट से है। एंड फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब तुम समझ गए, वो रीजंस जो मैंने प्रोडक्शन में यूज किए थे उनका पेमेंट किया है, उनकी कॉस्टिंग पे आउट की है, इसलिए मेरा आंसर फैक्टर कॉस्ट पे आएगा इनकम की, क्योंकि किसी का खर्चा किसी की इनकम बनी है। मेरा बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ फर्म, मेरी फैक्टर्स की कॉस्टिंग है ये। जितना भी ये पेमेंट किया है, देखो जितना भी ये पेमेंट किया है, दैट इज माय फैक्टर्स की कॉस्ट which I have to pay। फैक्टर पेमेंट्स है मेरे, इसलिए इसको फैक्टर कॉस्ट बोला गया मेरे भाइयों। इन सबको मिला के तुम्हारा NDP@FC आ जाता है। एंड लास्ट में जाते जाते कल के लिए भी तो कुछ बताते जाऊं जो मुझे तुम लोगों को करवाना है। ऑपरेटिंग सरप्लस एक नाम की चीज होती है। तुम्हें आज तक किसी ने इतिहास में नहीं बताया कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ये 4 चीजें क्यों आती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कल सुबह अगर तुम मुझसे मिल रहे हो तो मैं एग्जैक्टली यही बता रहा हूं, क्योंकि तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।